So hello students, welcome to Jim's Orbit. So as promised, today we are going to solve some MCQ questions. तो एक हमारा छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा चैप्टर का फेडरलिज्म का। हम अपने पावर शेयरिंग के MCQs कर चुके हैं, फेडरलिज्म के MCQs आज हम शुरू करेंगे। देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं ऑल ओवर, थोड़ा सा व्यू ले लेंगे, ब्रीफ ले लेंगे जो क्वेश्चन आएगा और एक थोड़ा सा रिविजन कर लेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है, द यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट सच एज। अब क्वेश्चन बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना हमें पता था कि हमारे पास जब सेंटर और स्टेट में पावर डिवीजन होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेजिस्लेटिव पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है कि सेंटर किस पे लॉ बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट किस पे लॉ बनाएगी। तो उसके लिए हमने देखा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं जो कि इस पावर को डिवाइड करती हैं और कुछ सब्जेक्ट्स बताती हैं जिसपे कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकें। तो हमने देखा था 3 लिस्ट है हमारे पास। तो यूनियन लिस्ट जो है हमारे पास वो पहली है, यूनियन लिस्ट को हम लिस्ट 1 भी कहते हैं। यूनियन लिस्ट हमारे पास पहली लिस्ट है और ये वो लिस्ट है जिसपे किसको अधिकार है बनाने का लॉ, इस पे जो अधिकार है बनाने का वो है पार्लियामेंट को पावर है इस पे लॉ बनाने की, यानी इसमें जो भी सब्जेक्ट मेंशन है उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो पहला आता है एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। जो ए में दिए हुए हैं ऑप्शंस, ये हमने देखा था ये किस में आते हैं, ये देखा था हमने, ये आते हैं किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट में, जिसको हम कहते हैं लिस्ट 3rd। फिर दूसरा आता है हमारे पास पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ये हमने किसमें देखा था, ये किसमें आते हैं, लिस्ट 2 यानी स्टेट लिस्ट में। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहे हैं हमारे पास रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे हम ये बात भी बोल दें एकदम, जो कि हमें याद भी है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अलावा जो भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस और या डे बाय डे डेवलपमेंट के साथ जो भी ऐसे सब्जेक्ट्स आते रहेंगे जो कि इन 3 लिस्ट में मेंशन नहीं है, उस पे लेजिस्लेट करने की पावर, उन पे लॉ बनाने की पावर किसके पास है इंडिया में, उस पे लॉ बनाने की पावर है हमारे पास किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये तो हो गई हमारे पास रेजिडुअरी पावर। तो क्या बचता है हमारे पास बचता है ऑप्शन डी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी एंड कम्युनिकेशन। ये हमने देखा था कि ये कुछ वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जरूरी है। डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये कुछ वो सब्जेक्ट्स हैं जिसपे कि एक यूनिफॉर्म चाहिए, लॉ चाहिए रहता है मुझे पूरे नेशन के लिए। तो यूनिफॉर्म लॉ चाहिए रहेगा मुझे पूरे नेशन के लिए, चाहिए रहेगा यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए रहेगी, तो उस पर एक लॉ बनाने की पावर किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यानी यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है ऑप्शन डी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फेडरलिज्म। फेडरलिज्म नो नीड टू टेल, हमें पता है क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में वो पहले 2 थे, अब 3 हो गए। तो पावर इज शेयर्ड अमंग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। यस ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारे पास और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, इनमें इनके बीच में पावर शेयरिंग होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर स्टेट और लोकल गवर्नमेंट टू डू समथिंग, ये भी था हमने देखा था। तो जो ट्रू फेडरलिज्म होता है उसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट को कुछ काम करने के लिए, डिसीजन नहीं दे सकती, ऐसे एज सच ऑर्डर नहीं चला सकती, और दोनों इंडिपेंडेंट होती है अपने अपने एरियाज में फंक्शनिंग करने के लिए। तो हमारे पास देखते हैं ऑप्शन क्या है, सी, बोथ एंड सी। तो इसमें ट्रू क्या हुआ, सही ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, की पावर शेयर है सेंट्रल और स्टेट में और दोनों ही इंडिपेंडेंटली काम करते हैं एक दूसरे के। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अगेन इट्स इजी, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में देखा था कि फेडरेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन हमने देखा था जहां पे स्टेट्स जो है वो मिलके यूनाइट होते हैं, अपनी सॉवरेनिटी को यूनाइट करते हैं और फेडरेशन बनाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे स्टेट्स और यूनियन के पास, स्टेट और जो फेडरल गवर्नमेंट बनी है उसके पास क्या होता है, इक्वल पावर्स होती हैं। जबकि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में देखा था जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी पावर को कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में बांट देती है। तो लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इनइक्वालिटी ऑफ पावर रहती है, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कंपेरेटिवली ज्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट से। तो हमने देखा था कमिंग होल्डिंग टुगेदर का एग्जांपल हमारे पास क्या है, होल्डिंग टुगेदर का एग्जांपल है हमारे पास इंडिया, ये हमने देखा था। और कमिंग टुगेदर फेडरेशन का हमने बेस्ट एग्जांपल देखा था यूएस से। बाकी स्पेन और बेल्जियम मेरे यहाँ किसका एग्जांपल है, होल्डिंग टुगेदर का। तो यानी इसमें जो सही ऑप्शन बचता है वो मेरे पास क्या है, बी, कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन का बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास यूएसए, और करेक्ट आंसर है मेरे पास यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फोर्थ, द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन्वॉल्व।
पंचायती राज, जैसे मैं पंचायती राज बोलता हूँ मुझे पता चल गया किसकी बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की। थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और इसमें मैंने देखा था दो तरीके की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है मेरे पास, एक होती है रूरल, एक होती है अर्बन। तो जो विलेज लेवल पे है वो मेरे पास सबसे पहले शुरू होता है किससे, पंचायत से शुरू होता है मेरे पास, विलेज पंचायत। तो पंचायती राज में क्या क्या होता है, विलेज, स्टेट एंड यूनियन लेवल नहीं, हम बात कर रहे हैं थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की, तो इसमें स्टेट और यूनियन की तो बात ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो एक्सक्लूड हो गया हमारे पास। दूसरा आ गया विलेज, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। डिस्ट्रिक्ट तक तो ठीक था, विलेज जा रहा था, डिस्ट्रिक्ट जा रहा था, लेकिन स्टेट आ गया, स्टेट से नीचे की बात कर रहे हैं हम। विलेज एंड स्टेट लेवल ये तो बिल्कुल गलत है। विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, दिस इज द करेक्ट आंसर। विलेज लेवल होता है मेरे पास, फिर ब्लॉक मंडल, मंडल परिषद होती है, उसके बाद मेरे पास जिला परिषद होती है। तो पंचायती राज में मेरे पास ये तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर मेरे पास क्या हो गया, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स आर इंक्लूडेड इन द सिस्टम ऑफ पंचायती राज। फिफ्थ, ये बहुत बार जब पढ़ाया जा रहा था तब भी आपसे कहा गया था कि इस चीज पे इस खास तरह से फोकस करना है, क्योंकि ये एक इनोवेटिव स्टेप था कि द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। सबसे पहले तो ये बात कि जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट आया था मेरे पास, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट बताने की जरूरत नहीं है कब आया था, कब आया था मेरे पास 1992 में अमेंडमेंट की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसमें ये प्रोविजन रखा गया था कि औरतों के लिए, विमेन के लिए सीट्स को रिजर्व किया जाएगा, जो कि एक नया प्रोविजन था और बहुत अच्छा प्रोविजन है, जो कि अभी तक मेरे यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट में भी नहीं आया। तो कितनी पोर्शन ऑफ सीट्स जो थी वो रिजर्वेशन में मेरे पास हैं अभी भी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में? क्या 1/4 है? नहीं। क्या हाफ है? नहीं। क्या 1/5 है? नहीं। क्या 1/3 है? 1/3 है। ये वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जिनको आपको याद करना ही पड़ेगा कि भाई 1/3 सीट जो है वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में रिजर्व होती हैं, किसके लिए, औरतों के लिए। तो ऑप्शन बी मेरे पास करेक्ट आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन इंडिया। शेड्यूल्ड लैंग्वेज क्या होती है मेरे पास, वो लैंग्वेजेस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज की हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज की हैं। तो इसका मतलब क्या है मेरे पास, क्योंकि हमने जब बात की थी, हम जब लैंग्वेज का पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया में जो है सभी लैंग्वेजेस को, इंडिया में वैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन लैंग्वेजेस को जो मेजर पॉपुलेशन बोलती है उनको इक्वेलिटी दी गई है, उनको रिकॉग्निशन दिया गया है। तो शेड्यूल्ड लैंग्वेज मेरे पास कितनी है इंडिया में? शेड्यूल्ड लैंग्वेज आज के टाइम मेरे पास है 22 लैंग्वेजेस हैं मेरे यहाँ। 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो करेक्ट आंसर हो गया, नंबर ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इन इंडिया इज 22। सेवेंथ, in case of a clash between the laws made by the center and a state on a subject in the concurrent list। सबसे पहले हमने यूनियन लिस्ट की बात करी थी। यूनियन लिस्ट किसका अधिकार, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट लिस्ट किसका अधिकार, स्टेट गवर्नमेंट का। कॉन्करेंट लिस्ट किसका अधिकार, दोनों का। यानी कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ वो सब्जेक्ट्स हैं जो हम पीछे भी देख के आए, एजुकेशन, मैरिज एक्सेट्रा, कि वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं मिलके। लेकिन सपोज मानिए किसी एक सब्जेक्ट पे दोनों ने लॉ बना दिया, एजुकेशन, सपोज मानिए कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल करता है, दोनों के पास पावर है लॉ बनाने की। लेकिन हुआ क्या, दोनों ही ने, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दोनों ही गवर्नमेंट ने एक सब्जेक्ट पे साइमल्टेनियसली लॉ बना दिया, एक ही टाइम पे लॉ बन गया। तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा, ये तो इश्यू हो गया। तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा, हमने देखा था इसका आंसर कहां से है हमारे पास, इंडिया जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, ठीक है। अगर होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है तो उसका क्या फीचर है कि वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंपैरेटिवली पावरफुल है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से, स्टेट गवर्नमेंट से। तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेजिडुअरी पावर भी है, मतलब वो सब्जेक्ट जो कि इन तीनों लिस्ट में फॉल नहीं कर रहे, अगर वो ऐसे सब्जेक्ट्स उठते हैं तो उस पे लॉज कौन बनाती है, उस पे लॉ कौन बनाती है, पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब मेरे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी पावरफुल है, तो अगर कॉन्करेंट लिस्ट पे किसी एक सब्जेक्ट पे दिक्कत आती है और दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना देती हैं, सो विच लॉ, हुज लॉ शैल प्रिवेल, लॉ किसका प्रिवेल करेगा, लॉ प्रिवेल करेगा मेरे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का। बट ऑब्वियस सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल नहीं करेगा। ऐसा भी नहीं होगा कि दोनों के लॉ जो चलते रहेंगे कि सेंटर के जुरिडिक्शन में चलेगा, स्टेट का स्टेट की जुरिडिक्शन में चलेगा, नहीं, क्योंकि सेंट्रल लॉ जो होता है वो पूरे इंडिया में चलता है, पूरे नेशन में चलता है। तो स्टेट्स भी जो होते हैं उससे बाउंड होते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज टू इंटरवीन टू डिसाइड, नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट को जरूरत नहीं इंटरवीन करने की, क्योंकि ये मेरे पास लिखा गया रूल है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर ऐसी कहीं दिक्कत आती है मेरे यहाँ कॉन्करेंट लिस्ट में तो मेरे यहाँ सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।
8th क्वेश्चन, व्हाट इज द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट नोन एज? थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट मेरे यहाँ कब आया था? थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट मेरे यहाँ आया था 1992 में। सबसे पहली बात अमेंडमेंट की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मेरे यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आई थी। अभी हमने पीछे ही क्वेश्चन में बोला है, तो बिल्कुल भूल जाने की जरूरत नहीं है। इसी चैप्टर पे हमारा बेस था, हमने बकायदे से हेडिंग में अलग से पढ़ा था। तो थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट को हम किस नाम से जानते हैं? तो बट ऑब्वियस सी बात है, जिला परिषद, विलेज पंचायत, पंचायत, ये जो है आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं, इनको हम थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट के नाम से नहीं जानते। ये थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हैं। जिला परिषद, विलेज पंचायत जो है वो थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट के पार्ट है। स्टेट गवर्नमेंट एक अलग गवर्नमेंट है, सेकेंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है मेरे पास वही करेक्ट आंसर दिखता है कि थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट को इंडिया में हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको हम बेल्जियम में कह रहे थे कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो आंसर हमारा बहुत इजी है। 8th का क्या ऑप्शन है सही? डी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। विच लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज एज द नेशनल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो कौन सी वो लैंग्वेज है जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने नेशनल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर रखा है कि हमारी इंडिया में एक नेशनल लैंग्वेज है? कौन सी नेशनल लैंग्वेज हमारी इंडिया में? हिंदी? नहीं। सबसे पहली बात तो इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। आप लोगों को कहते हुए सुन सकते हैं, जब बल्कि छोटे छोटे बच्चों को ऐसा बताया भी जाता है कि जो नेशनल लैंग्वेज है इंडिया की वो हिंदी है, जबकि सच्चाई हकीकत हमें पता है कि इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। इंडिया में हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों ही क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। हमने देखा था जब इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज से हटाने की मांग हो रही थी तो क्या हुआ था, तो बहुत ज्यादा एजिटेशन शुरू हो गए थे साउथ इंडियन रीजन में, जिससे कि गवर्नमेंट को इस डिमांड को वापस लेना पड़ा था और हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। हिंदी तो ऑफिशियल लैंग्वेज थी ही, इंग्लिश को भी कंटिन्यू कर दिया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज। तो मेरे यहाँ हिंदी, इंग्लिश, तमिल, नन ऑफ द अबव। तो कौन सी है नेशनल लैंग्वेज? हिंदी नहीं है, इंग्लिश नहीं है, तमिल नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी मेरे यहाँ नेशनल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मेरे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ये जब आपको पढ़ाया जा रहा था तब भी बताया गया था, अब भी आप इसको ध्यान रखिए। जीके का क्वेश्चन भी है, या आगे भी ध्यान रखिएगा एग्जाम से हटके, कि इंडिया में नेशनल लैंग्वेज अभी फिलहाल कोई नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। हाँ, सेंटर पे ये ड्यूटी है कि वो हिंदी को प्रमोट करने, लेकिन हिंदी को प्रमोट करने का मतलब ये नहीं है कि हिंदी को इम्पोज किया जाए नॉन स्पीकर्स पे, नॉन हिंदी स्पीकर्स पे हिंदी को इम्पोज किया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव। इंडिया में अभी तक कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। फिर आता है मेरे पास, विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द रेजिडुअरी सब्जेक्ट? बार 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 ये चीज आपको बताई गई है, अभी भी हमने 2-3 बार बोल दी है कि रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स कौन होते हैं? वो सब्जेक्ट्स जो कि यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट, इन तीनों लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन नहीं है। भाई ऐसे भी तो कोई सब्जेक्ट हो सकते हैं ना, ऐसा भी कोई सब्जेक्ट फ्यूचर में उठ सकता है या आ सकता है कि जो इन तीनों लिस्ट में मेंशन ना हो। तो मतलब अगर मेंशन नहीं है तो उस पर तो कोई लॉ बनेगा ही नहीं, जबकि उसकी डिमांड है, उसकी अर्जेंसी है, उस पर लॉ बनाना चाहिए। तो उसका अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया? उसका अरेंजमेंट ये किया गया कि जो भी ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स जो भी होंगे, जो कि फ्यूचर में उठते रहेंगे या फिर जो इन लिस्ट में मेंशन नहीं होंगे या जिन पे लॉ बनाने की एकदम जरूरत है, उस पे लॉ बनाने का अधिकार हमारे यहाँ दिया गया है यूनियन गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को उस पे लॉ बनाने का अधिकार है। स्टेट्स को नहीं है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को तो बिल्कुल नहीं है। और यही इसका करेक्ट आंसर है इसका कि यूनियन गवर्नमेंट मेरे यहाँ रेजिडुअरी पावर को होल्ड करती है और यूनियन गवर्नमेंट मेरे यहाँ रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाती है। रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स क्या है मेरे पास? वो सब्जेक्ट जो कि इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है या जो फ्यूचर में जिनकी कभी डिमांड या अर्जेंसी उठ जाए। करेक्ट आंसर मेरे पास हो गया यूनियन गवर्नमेंट। तो बच्चों ये छोटा सा झरोखा था हमारे पास एमसीक्यूज में। आपको पता है कि क्वेश्चन एमसीक्यूज आते हैं आपके पेपर में, 16 एमसीक्यूज आते हैं हालांकि, और फिर कंबाइंड आते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से कंबाइंड आते हैं, लेकिन फिर भी एमसीक्यूज करने चाहिए, एमसीक्यूज करने की जरूरत है, क्योंकि एमसीक्यूज जो है वो डायरेक्ट थॉरो क्वेश्चंस होते हैं। चैप्टर की आपको पूरी नॉलेज होगी, आपने कंसेप्चुअल पढ़ा हुआ होगा, तो एमसीक्यूज बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो यही था हमारे पास आज के सेशन के लिए, क्या कि हमारा एमसीक्यू सेशन कंप्लीट होता है। फेडरलिज्म हमने कंप्लीट कर लिया, तो हमारा पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म लेक्चर के साथ साथ एमसीक्यूज भी हमारे खत्म हो गए हैं। अब 2 चैप्टर के एमसीक्यूज हमारे पास रह गए हैं, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के एमसीक्यूज। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़िए, लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।